या खुदा पाक वतन की तो हिफाजत फरमा। मरहबा पाक वतन पाकिस्तान। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीअल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। हम और हमारा वतन यकीनन अल्लाह का एहसान है। प्यारा पाकिस्तान एक ऐसी बड़ी नेमत अता हुई है कि जब भी उसका जिक्र करते हैं, जब भी उसके बारे में सोचते हैं और ख़ुशी में इजाफ़ा हो जाता है कि रब्बे करीम ने क्या शानदार वतन हमें अता फ़रमाया है। और सुबहान अल्लाह, इसकी जो बुनियाद थी, ये वतन बना क्यों और उसके पीछे जो रीज़न था, जब वो पढ़ते हैं तो ईमान मज़ीद ताज़ा हो जाता है कि 1947 से पहले जो मुसलमान बड़े सग़ीर में आबाद थे, उन सब के दिलों में एक ऐसी लगन थी कि हमारे पास कोई ऐसी जगह हो, कोई ऐसा ज़मीन का टुकड़ा हो जहाँ हम अपने रब की इबादत आसानी से कर सकें, अल्लाह रसूल के अहकामात पर अमल कर सकें, शरीयत पर अमल करना आसान हो जाए। और जब वो नारा रिवील हुआ तो फिर उसके बाद तहरीक आज़ादी में एक ऐसी जान पड़ गई कि बच्चे बच्चे की ज़बान पर ये नारा था कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, कौन हमारे रहनुमा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अब ज़रा गौर कीजिए कि पाकिस्तान तो बना ही कलमे के नाम पर है, इस्लाम के नाम पर है। अल्लाह इस मुल्क को और तरक्कियाँ अता फ़रमाए। आज के प्रोग्राम में हम क्या करने जा रहे हैं, यकीनन वतन की खूबियों पर बहुत बात हुई और होती रहती है और होती रहनी चाहिए ताकि मज़ीद वतन से मोहब्बत में इजाफ़ा हो। मगर आज के प्रोग्राम में हमने ये बात करनी है कि हम अपने वतन को क्या दे सकते हैं। वतन ने तो बहुत कुछ हमें दिया है, हम सारी ज़िंदगी शुक्र अदा करें तो रब का शुक्र अदा नहीं कर सकते कि आज़ाद वतन में हमने आँखें खोली हैं। जिन लोगों ने आज़ादी के बग़ैर ज़िंदगी गुजारी है, ज़रा उनसे मालूम कीजिए कि आज़ादी की नेमत क्या है। और इस वतन को आज़ाद करने में जिन लोगों ने अपनी जानें कुर्बान की हैं, एक तवील दास्तान है। अल्लाह तमाम शहदाए आज़ादी के मज़ारात पर, उनकी कब्रों पर करोड़ों रहमतों की बारिश नाजिल फरमाए और उनके दर्जात को बुलंद फरमाए। ये उनकी कुर्बानियाँ हैं जो आज हम एक आज़ाद मुल्क में आसानी से सांस ले रहे हैं। लेकिन नाजरीन, आज बात करनी है हम अपने वतन की क्या खिदमत कर सकते हैं, हम अपने वतन को सर्व कैसे कर सकते हैं, हमारे वतन की तरक्की में हमारा किरदार क्या होगा। बाज़ औक़ात होता क्या है कि जब वतन के लिए कुछ करने की बात होती है ना, तो माइंड सेट ये होता है यार मैं अकेला क्या कर सकता हूँ, हैं सब लोग तो ख़राब कर रहे हैं या दूसरे लोग गलत कर रहे हैं, मैं अकेला क्या कर सकता हूँ। ये कॉन्सेप्ट हमें बदलना होगा। याद रखिए, फ़र्द से माशरा बनता है। पहले मैं ठीक हूँगा, फिर मेरे घर वाले ठीक होंगे, फिर मोहल्ला ठीक होगा, फिर शहर ठीक होगा और अल्लाह ने चाहा फिर पूरे मुल्क में तब्दीली आएगी। एक्चुअली अब हमें अपनी ज़ात से इब्तिदा करनी है। हम कोई अपने हिस्से का चिराग तो जलाए ना। वो एक मशहूर वाक़या है ना कि एक बार एक मुल्क में या एक गाँव के अंदर दूध जो है वो कम पड़ गया, तो बादशाह ने ऐलान किया कि सारे गांव के लोग आएँ और एक कुआं खोदा गया कि इसके अंदर सब एक एक गिलास दूध का डाल दें ताकि दूध का ज़ख़ीरा इकट्ठा हो जाए। एक शख्स रात के वक्त गया और सोचने लगा कि मैं अकेला पानी डाल दूंगा तो किसी को क्या पता चलेगा, तो उसने चुपके से पानी का एक गिलास डाला। सुबह हुई और जब उस कपड़ा हटाया गया उस कुएँ के ऊपर से या उस बड़े से ड्रम के ऊपर से, तो पूरा ही ड्रम या पूरा ही कुआं जो है वो पानी से भरा हुआ था, क्योंकि गाँव के सारे लोगों ने ये सोचा कि मेरे एक गिलास से क्या फ़र्क पड़ेगा। नाजरीन, फ़र्क पड़ता है। आज उसी फ़र्क पर बात करनी है, अपने किरदार पर बात करनी है। आज हमारे साथ माशाल्लाह अपनी फ़ील्ड के एक्सपर्ट लोग मौजूद हैं। हमारे साथ माशाल्लाह शाहरुख अतारी भाई हैं, हमारे FGRF के इंटरनेशनल डिपार्टमेंट्स को देखते हैं। शफ़ात भाई हैं जो हमारे FGRF के डिज़ास्टर्स को देखते हैं। मेरी बाईं तरफ माशाल्लाह बहुत काबिल हमारे भाई बाबर भाई हैं और IT से इनका बड़ा ज़बरदस्त ताल्लुक़ है और वो हमें बहुत अच्छी सजेशंस आज देने वाले हैं। इस तरह इमरान भाई हैं, दावत इस्लामी का एक बहुत खूबसूरत डिपार्टमेंट है FRC, जिसमें हम यूँ समझिए कि माजूर बच्चों के लिए ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। और फिर माशाल्लाह डॉक्टर सलमान साहब मौजूद हैं, जानी पहचानी शख्सियत मदनी चैनल की, लोगों का इलाज भी कर रहे होते हैं चैनल पर बैठे बैठे, मगर आज इनसे भी हमने बड़े प्यारे मशवरे लेने। नाज़रीन, आप भी हमें कॉल कर सकते हैं और आज हमारी गुजारिश ये है कि आपने कुछ नीयत करनी है। आज के प्रोग्राम में हमें ये नीयत करनी है कि हमें अपने वतन के लिए कुछ करना है। क्या कर सकते हैं वो चंद बातें इंशाल्लाह हम अर्ज़ करेंगे। और जब आपका माइंडसेट बन जाएगा ना कि मुझे कुछ करना है, तो इंशाल्लाह बहुत कुछ करने वाले बन जाएंगे। सबसे पहले मैं शाहरुख भाई की तरफ चलूँगा। शाहरुख भाई, किसी भी मुल्क और कौम के लिए उसका असासा उसके नौजवान होते हैं, उसकी यूथ होती है। पाकिस्तान के बारे में पता जाता है कि जितनी यूथ यहाँ पर है, जितने नौजवान इस मुल्क में है, वो दुनिया के कम मुल्कों में हैं। और जहाँ इतने सारे नौजवान हों और अगर वो स्किलफुल हो जाए, वो कुछ करने वाले बन जाएँ और मुल्क की तरक्की में किरदार अदा करें, तो एक शानदार किरदार अदा कर सकते हैं। आपने भी दुनिया के कई ममालिक का सफ़र किया है। दुनिया के कई मुल्कों में नाजरीन जो पॉपुलेशन का ट्री है ना, वो यूँ है।
देखिए यूं ट्री जाता है और यूं बड़ा हो जाता है। अब वो क्या है, बताया जाता है कि दुनिया के कई मुल्क हैं जहाँ नौजवान ही नहीं है, ऐसे ही हैं वहाँ लोग ही 60 70 80 साल के हैं या बहुत छोटे हैं, यानी बीच का बहुत बड़ा गैप है। और क्योंकि वहाँ बहुत सारी उसकी वजूहत हैं, लेकिन पाकिस्तान में एक बड़ी तादाद नौजवानों की, क्या कहेंगे इस बारे में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। पाकिस्तान का जो यूथ का जो तनासुब है, जो बिलो 30 कहलाता है जी, वो 64% है। अल्लाह अकबर, यानी 22 करोड़ का 64%। अगर 25 करोड़ गिन ले तो कितना हो जाएगा ये? बिल्कुल, यानी कि 64% जिस मुल्क का यूथ बिलो 30 हो तो उस मुल्क को स्किल्स के हवाले से और तरक्की के हवाले से कहाँ होना चाहिए। दुनिया के कई ममालिक जब हम देखते हैं जो इस वक्त तरक्की याफ्ता हैं, अगर उनका भी तनासुब देखा जाए तो दैट इज़ बिलो 40। ऐसा ही है, 40%, 30% से नीचे, और वो परेशान है। हाँ, उस वजह से परेशान, सिस्टम नहीं चल पाता। सिस्टम नहीं चल पाता क्योंकि जाहिर सी बात है जो जवान है वो ज़्यादा अरसा तक सर्व कर पाता है, ठीक है, ज़्यादा उसका जहन काम करता है, ज़्यादा तजर्बा हासिल कर सकता है, एनर्जी होती है। जबकि बूढ़ा आदमी कम वक्त चलेगा और बूढ़ों की तादाद एक वक्त होगा कि जब बढ़ेगी और नौजवानों की कम होगी तो मुल्क के अंदर तामीर और तरक्की का जो रेशो है वो कम होता चला जाएगा। सही। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास अल्लाह पाक की ये नेमत है, ये रहमत है कि हमारे पास बिलो 30 की एक आवाम ज़्यादा है। लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ जो हमारे पास सबसे बड़ी लैकिंग है, जो प्रॉब्लम है वो ये है कि हमारा जो ये यूथ है ये स्किल्ड नहीं है, लिटरेट हुनरमंद नहीं है, लिटरेसी रेट कम है, जिसकी वजह से इसका कोई फ़ायदा नहीं है। अब ज़रा गौर करें नाज़रीन, यानी आप कौन सी फील्ड है कि जिसमें बात करें तो पाकिस्तान को अल्लाह ने नहीं नवाजा है, रकबे के लिहाज से, आबादी के लिहाज से, मौसम के लिहाज से, फलों के लिहाज से, मादनियात के लिहाज से, जिस भी फील्ड में बात करें, ठीक है ना, घंटों बात की जा सकती है। कितने ऐसे मुल्क जहाँ एक ही वक्त में 4 मौसम चल रहे हो, कितने ऐसे मुल्क जिसमें पहाड़ भी हो तो रेगिस्तान भी हो, तो समुंदर भी हो, तो दरिया भी हो, तो बर्फीले पहाड़ भी हो, तो जंगलात भी हो, यानी वॉट एवर आप क्या है जो आपके पास नहीं। अब पॉपुलेशन की बात करें तो यूथ का 64% होना ये बहुत बड़ी नेमत है। तो नाज़रीन आज खास पहला जो मेरा टॉपिक है आज के इस पूरे प्रोग्राम का, हम और हमारे वतन में जो हमारी यूथ है, हमारे नौजवान हैं, हम अपने वतन के लिए क्या किरदार अदा कर सकते हैं, हम क्या ऐसा सीखे। क्योंकि वो कहते हैं ना कि अनस्किलफुल, गैर हुनरमंद और फारिग नौजवान वो मुल्क के लिए और बोझ बन जाता है। क्योंकि जब इंसान फारिग होता है ना तो फिर गलत कामों में पड़ जाता है, जिसकी वजह से बदकिस्मती से हम देखते हैं कि मनुष्यात में गलत कामों में नौजवान पड़ जाते हैं, क्योंकि काम नहीं होता, हुनर नहीं होता। अच्छा, अब दुनिया ने एक अजब टर्न लिया है, हम इंशाल्लाह बाबर भाई से इस मौजू पे बात करेंगे कि पहले पढ़ाई लिखाई पर, डिग्रीज पर और जनाब स्कूल कॉलेज, ठीक है ये एक पढ़ाई है, लेकिन अब उसकी भी इतनी ज़रूरत नहीं रही। अगर आप कोई भी एक अच्छा हुनर, कोई भी एक अच्छी स्किल अलग से भी सीख लेते हैं तो आपके लिए रोज़गार के दरवाजे खुल जाते हैं और आप अपने वतन को भी सर्व कर सकते हैं। बाबर भाई क्या कहेंगे इस बारे में? जी बहुत शुक्रिया। आप बिल्कुल वजह फरमा रहे हैं, बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि जो भी तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, चाहे वो ईस्ट के हों या वेस्ट के हों, टेक्नोलॉजी एक ऐसा शोबा है जिसको अडॉप्ट करके बहुत ज़्यादा नौजवानों ने भी, अपने लिए भी और अपने मुल्क के लिए भी तरक्की का बायस बने। अब टेक्नोलॉजी की जब बात करते हैं तो जो लोग जो बहुत ज़्यादा इससे फेमिलियर नहीं है वो ये समझते हैं कि शायद इसके मनफी असरात भी बहुत हैं। लेकिन हम इस बात को अग्री करते हैं कि मनफी असरात हैं, कुछ नौजवानों पे भी हैं, कुछ बच्चों पे भी हैं, हम स्क्रीन टाइम वगैरह की बात करते हैं, लेकिन इसके मुस्बत असरात बहुत हैं। हमारे पड़ोसी ममालिक हैं जो तकरीबन हमारे साथ ही जिनका क़याम हुआ था, वो टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हुए हमसे बहुत आगे निकल गए, मतलब इतना आगे निकल गए कि अब वो ग्लोबल एक्सपोर्टर्स हैं और हम अभी तक अरबों डॉलर तो उनको सिर्फ ये टेक्नोलॉजी के एक्सपोर्ट की वजह से मिल रहे होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब एक तो हमारे पड़ोसी ममालिक हैं जिनकी आईटी की एक्सपोर्ट या आईटी इनेबल्ड सर्विसेज की एक्सपोर्ट सऊदी अरब की ऑयल एक्सपोर्ट से भी ज़्यादा है। अल्लाहु अकबर। तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि आईटी इनेबल्ड सर्विसेज या टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए कितने मुस्बत असरात मुल्क की मईशत पे डाले जा सकते हैं। अच्छा, मैं छोटा सा आपको एग्जांपल दूं कि अब जैसे आपने बात की कि ये कोई सालों का सिलसिला नहीं है, ये सवाल जहन में आता है क्योंकि अभी हम जब सिलसिला कर रहे होंगे ना तो हो सकता है, क्योंकि देखें ये भी अनफॉर्चुनेटली है कि हमारे बहुत सारे नाजरीन वो हैं जो पाकिस्तानी वो हैं जो पढ़ाई लिखाई में इतना आगे नहीं पहुंच सके, पढ़ाई नहीं कर सके। जब भी आईटी की, टेक्नोलॉजी की, कंप्यूटर की, तो वो सोचते हैं यार ये तो कई सालों की पढ़ाई होगी, बहुत उसमें इंग्लिश सीखनी पड़ेगी और बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा। तो बताएं ना, कोई शॉर्टकट बताएं कि बंदा कोई छोटा सा कोर्स करे और वो कम से कम इन हो जाए टेक्नोलॉजी की ज़िंदगी में। और बहुत अच्छी आपने बात कही कि ये हमारा प्रॉब्लम पता है क्या है नाज़रीन, हम तो समझते हैं मोबाइल गेम खेलने के लिए या मादअल्लाह वो वेबसाइटों पर जाने के लिए बच्चों के पास, या जनाब वो घूमने फिरने की चीज़ों के लिए है। मोबाइल और इन इंटरनेट की चीज़ों से
उससे दुनिया कहाँ पहुँच गई है। और आज हमारे वतन को एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट जो हो रहा है, अगर आप थोड़ा बहुत न्यूज़ वगैरह या जो हालात आपके सामने होंगे कि ज़र मुबादला, हमारे जो डॉलर्स रिजर्व हैं वो डाउन क्यों हो रहे हैं, कि हमारा एक्सपोर्ट ही नहीं है। अच्छा, इंपोर्ट हम चीज़ें किए जा रहे हैं, उस पर हम आगे जाके बात करेंगे। तो अगर हम अपनी टेक्नोलॉजी साइड को बढ़ाते हैं तो दुनिया में कई ऐसे ममालिक हैं कि जहां लोगों को टेक्नोलॉजी की सर्विस चाहिए और वो पाकिस्तान को दे देंगे काम, हमारे लोगों को। हाँ, लेबर सस्ती है ना, यानी वो जो कॉल सेंटर्स हैं। मैं पहली बार बाबर भाई, ये तो अब तो माशाल्लाह बहुत चीज़ें हो गई, लेकिन मुझे याद है 10-12 साल पुरानी बात है कि मैं बैरून मुल्क गया तो मुझे बताया कि हमारे यहाँ कई ऐसी प्रोडक्ट्स हैं कि जिसके कंप्लेन सेंटर कह लें, जिसका रीसेल सेंटर कह लें, सेल सर्विस सेंटर कह लें, वो सारे पाकिस्तान और इंडिया में खुले हुए हैं। और वो लड़के जब कोई कॉल करता है तो वो अमेरिकन एक्सेंट में उनसे बात कर रहे होते हैं, वो यूरोपियन एक्सेंट में ही बात कर रहे होते हैं और वो सर्विस दे रहे होते हैं। लेकिन कई लोगों को रोजगार मिल गया ना, क्या कहेंगे बाबर भाई इस बारे में? जी बिल्कुल, इसको BPO कहते हैं, जिसमें बहुत सारे कॉल सेंटर, इंटरनेशनल जो मैन्युफैक्चरर्स होते हैं वो अपने पाकिस्तान में इस्टेब्लिश करते हैं। प्राइमरी वजह यह है कि उनको एक मुनासिब रेट पे सस्ती सर्विस मिल जाती है अपने कस्टमर्स को देने के लिए, और उनके सर्विस आवर्स भी ऐसे होते हैं कि जो हमारे लोग जो हैं वो कंपनसेट कर सकते हैं और खुशी खुशी उस पर जो है सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। अच्छा, जहाँ तक आपकी बात है कि शॉर्ट कोर्स कैसे लें, जी अब सिलसिला ये है कि डिग्री प्रोग्राम तो अभी भी मौजूद है, लेकिन अब छोटे स्टार्ट के लिए आपके पास बहुत सारे ऐसे मौक़े और सर्टिफिकेशन कोर्सेज मौजूद हैं जिससे आप जो है ज़रिया माश भी उनको बना सकते हैं। मतलब 3 से 6 महीने के ऐसे कोर्सेज अवेलेबल हैं, चाहे वो डिजिटल मार्केटिंग में हो गया, चाहे वो नेटवर्किंग में हो गया, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन में हो गया, या तो अगर बहुत आसान सी मिसाल दी जाए कि एडवांस एक्सेल का भी अगर कोर्स कर लें तो आप देख सकते हैं कि रोज़मर्रा के ऑफिस के मामलात में एक्सेल की कितनी अहमियत है या पावर पॉइंट की कितनी अहमियत है, जो बहुत सारे लोग उसके एडवांस फीचर्स को नहीं समझते। फिर डिजिटल मार्केटिंग की बात कर लें, सोशल मीडिया का दौर है, हर तरफ सोशल मीडिया की बातें हो रही हैं, टीवी चैनल और अखबार तो कहीं पीछे रह गए हैं, सारी न्यूज़ तो हमें और आपको और सब पूरी दुनिया को सोशल मीडिया से लगता है कि अब टीवी ऑब्सोलीट ही ना हो जाएगी, जितना तेज़ी से सोशल मीडिया आगे जा रहा है। और मार्केटिंग का जो इस पर इम्पैक्ट आया है कि यानी अब तो वो चीज़ें भी मार्केट हो रही है जिसके बारे में तसव्वुर नहीं था कि वो भी सोशल मीडिया के जरिए या डिजिटल तरीके से मार्केटिंग होंगी। यानी इवन खाना हो गया, आपको खाना कहीं से मंगवाना है, आपको कोई भी चीज़ मंगवानी है, अब तो आपको ये सोचना नहीं है कि उसकी कोई वेबसाइट होगी कि नहीं, आप डालें तो निकल ही आएगी कि भाई आपको आपकी होम डिलीवरी मिल जाएगी। लेकिन इस टेक्नोलॉजी से लोगों का कारोबार बढ़ाना तो एडवर्टीजमेंट होगी, सही कह रहे हैं हम। बिल्कुल ऐसा ही है। और सबसे मज़े की बात यह है कि आप ये देखेंगे कि इसके मुस्बत असरात में दीन की तालीम को भी आप बहुत फ़रोग दे सकते हैं सोशल मीडिया के जरिए, अगर उसका सही इस्तेमाल किया। नहीं, उस पर तो आएंगे इंशाल्लाह कि टेक्नोलॉजी का शानदार इस्तेमाल जो दावत इस्लामी ने किया और जितने अरसे से किया और मुल्क की कितनी बड़ी इसमें खिदमत हो रही है, उस पर भी इंशाल्लाह हम बात करेंगे। लेकिन आज हम असल में जिसको कहना जनरलाइज थोड़ी सी बात करें कि अहले वतन हमारे पाकिस्तानी अपने वतन को क्या सर्व कर सकते हैं, अपने वतन के लिए कौन सा ऐसा कारोबार, कौन सा ऐसा काम करें कि जिससे हमारे ज़र मुबादला में भी इजाफा हो, महंगाई को भी हम जिसको कहते हैं ना कि काउंटर कर सकें। और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे मुल्क के जो ज़खायर हैं वो बड़े, फिर ये बेरोज़गारी ख़त्म होती है ना, लोग काम पे लग जाते हैं तो फिर गलत कामों से बच जाते हैं। वो हमारे अमीर सुन्नत का एक बड़ा प्यारा जुमला है कि करने वाले काम में लग जाओ वरना ना करने वाले कामों में लग जाओगे। हमारी मेमनी में भी हमारा एक बड़ा जुमला बुजुर्गों से सुना था कि निवड़ो मारू निखोद खोदे। जो फारिग आदमी होता है ना वो गड़बड़ी करता है कुछ ना कुछ, तो फारिग नहीं होनी चाहिए मुल्क और कौम के लोग माशाल्लाह। अच्छा, आपके पास जैसे आपने कहा कि दीन का बहुत सारा काम कर सकते हैं आप, अच्छा टेक्निकली भी बहुत सारे दीन के काम हैं जो हो रहे हैं, इस पर इंशाल्लाह हम अभी आगे जाकर आएंगे। तो वहाँ पर भी क्या सजेशन देंगे अगर अहले वतन हमें सुन रहे हैं और कुछ ऐसे लोग हैं जो बाज़ औक़ात बड़ी मायूसी की तरफ चले जाते हैं कि ना हमें अंग्रेज़ी आती है, ना हमने कोई जनाब बड़ी डिग्रियाँ हासिल की हैं, तो वो क्या स्टार्टअप करें कि भाई उनको नॉर्मल रोज़गार भी मिल जाएगा, हलाल रोज़गार। ये यकीनन नाज़रीन मैं अर्ज़ करूँगा कि हम जिस भी रोज़गार पर बात करेंगे या जिस भी फील्ड पर बात करेंगे, हमारी प्रायोरिटी और हमारी तरजीह तो यही होगी कि काम वही करना है जो शरीयत को मंजूर है, जो शरीयत के नज़दीक ओके है। डिजिटल मार्केट में बहुत सारे जायज़ तरीके भी हैं कमाने के, नाजायज़ भी होंगे, तो वो फिर आपको उलमाए किराम से चेक करवाना होगा। लेकिन अब कौन सा काम है जो डिजिटल मार्केटिंग के जरिए नहीं हो रहा? आपके इलाके का किराना स्टोर वाला भी जो है ना वो भी कहीं ना कहीं ऑनलाइन चीज़ें बेच ही रहा है या खरीद रहा है, तो आपकी यूँ समझे कि पूरी दुनिया इसी में आ जानी है। तो अगर वो क्या ख्याल है बाबर भाई, ये हम कह सकते हैं कि जो टेक्नोलॉजी से पीछे रहा वो आगे जाके बिल्कुल ऑब्सोलीट हो जाएगा, उसके लिए बहुत मौके कम हो जाएंगे? जी बिल्कुल, एक बहुत कॉमन सेइंग है कि अगर आप वेब पे प्रेजेंट नहीं है तो आप प्रेजेंट दुनिया में प्रेजेंट नहीं है। तो इसी को अगर हम आगे लेके चलें तो देखें टेक्नोलॉजी के जो मुस्बत असरात हैं उसमें सबसे बड़ा असर यही है कि आप छोटे छोटे ये कोर्सेज करके अपनी पर्सनल मईशत को और मुल्क की मईशत में भी हिस्सा डाल सकते हैं। जैसे कि मैं आपको मिसाल दूं कि डिजिटल मार्केटिंग की हमने बात की,
इसके जो है डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है आपके पास ट्विटर है, फेसबुक है, लिंक्डइन है, इंस्टाग्राम है, तो उनकी डिफरेंट मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज होती हैं जिसके कोर्सेज मार्केट में अवेलेबल हैं, 3 से 6 महीने के कोर्सेज हैं और वो आप करके किसी भी इंडिपेंडेंटली भी और किसी कंपनी के साथ एसोसिएट होके भी उनके लिए खदमात अंजाम दे सकते हैं और अपने लिए मुनासिब रोज़गार का मौका हासिल कर सकते हैं। दूसरी बात यह है जैसे नेटवर्किंग के कोर्सेज हैं, नेटवर्किंग के कोर्सेज में हर इदारा जिसमें इंटरनेट की सहूलत मौजूद है या वो कंप्यूटर पर काम करता है वहाँ पे नेटवर्किंग के बंदे की ज़रूरत होती है। तो नेटवर्किंग के छोटे कोर्सेज 3 से 6 महीने के बहुत सारे मुख्तलिफ ब्रांड्स हैं जिसके कोर्सेज मार्केट में आसानी से अवेलेबल है। कुछ FGRF भी बहुत इस तरह के कोर्सेज में इन्वेस्ट कर रही है। तो इस तरह के कोर्सेज करके CCNA है या इसी तरह के बाकी नेटवर्किंग के कोर्सेज करके आप सर्टिफिकेशन एक क्लियर करते हैं, वो भी पाकिस्तान में हो जाती है। इसके लिए कोई ऐसा सिलसिला नहीं होता कि आपको किसी बाहर के मुल्क से रब्ता करना पड़ता है या आपको जाना पड़ता है। फैसिलिटीज़ हैं, सारी फैसिलिटीज मौजूद है। ग्राफिक डिज़ाइनिंग के कोर्सेज हैं, वेबसाइट ग्राफिक डिज़ाइनिंग के कोर्सेज। आसान लफ्जों में समझाऊँ ना शाहरुख भाई के जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है ना जी, अब जो बंदा इस टेक्नोलॉजी के साथ हम आहंग नहीं बचेगा वो ऐसा लगता है कि उसके लिए जॉब के मौके कम होते जाएंगे। मैं साउथ अफ्रीका के भी मिसाल देता हूँ। मैं जोहान्सबर्ग गया, वहाँ हमारे साथ थे भाई, उनका अकाउंट था। अब वो अकाउंट जो है वो 3 साल के बाद गए थे कोविड वगैरह की वजह से, तो वो अकाउंट डॉर्मेंट हो जाता है, तो उसको जाके खुलवाना था। वो भाई कहते हैं कि जब मैं 3 साल पहले आया था तो बैंक भरा हुआ था और इतने अफराद और इधर स्टाफ जा रहा है उधर जा रहा है। अब बैंक में गए बंदा ही कोई नहीं, सारी मशीनें लगी हुई हैं, डिजिटाइज हो गई। अच्छा, उनका काम ऐसा था जो मशीन से हो नहीं पा रहा था, तो उन्होंने कहा किसी को तो बुलाएं। तो पूरे बैंक में एक आदमी था, तो बाकी लोग कहाँ गए? रोबोट ने, मशीनों ने उन लोगों की जगह ले ली। हरमैन तैयबैन की बात करें, मदीना शरीफ की जो पार्किंग है नीचे हरम शरीफ के नीचे की पार्किंग है, उस पार्किंग के हर बैरियर पर एक बंदा बैठा होता था। अब वो बंदा गायब हो गया। अब मशीन लगा दी है। आप देखिए कि उस मशीन ने बंदे की जगह ले ली। अब मशीन बनाने वाले का काम तो बचा, मशीन को सही करने वाले का काम तो बचा, कहीं जॉब से नॉर्मल मजदूर का काम खत्म हो गया। बल्कि अब्दुल्ला भाई जो AI टेक्नोलॉजी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, आने वाले दौर में अगले 10 से 15 साल, ज़्यादा दूर नहीं, कई जॉब्स हैं जो ऑब्सोलीट हो जाएंगी। यहाँ तक कि डॉक्टर्स जो आपको प्रिस्क्राइब कर रहा होता है वो डॉक्टर्स की जॉब्स भी खत्म होंगी, सिर्फ स्पेशलाइज रह जाएंगे। वकीलों की जॉब्स खत्म हो जाएंगी क्योंकि कानूनी रहनुमाई आपको ऑनलाइन मिल रही है, ऑनलाइन मिल जाएगा। यहाँ तक कि स्टेट का काम भी ऑनलाइन होता जा रहा है। हम घबराने या डराने के लिए नहीं आए, आपको ये बताने आए हैं कि वक्त है और फैसिलिटीज़ हैं। अब आइए मैं बताता हूँ कि टेक्नोलॉजी का ऐसा दौर जो टेक्नोलॉजी का दौर कहलाता है, और बड़ा किसको कहते हैं ना, एक ही जुमले में बात से मोदी हमारे बाबर भाई ने कि अगर आप वेब पे प्रेजेंट नहीं है तो आप दुनिया में ही प्रेजेंट नहीं है, क्योंकि अब आपकी प्रेजेंस नहीं है, दुनिया को नहीं पता दुनिया में कहाँ है। तो दावत इस्लामी वेब पर कैसे प्रेजेंट है? अगर मैं गलत नहीं हूँ तो कम से कम 15 साल पहले दावत इस्लामी की वेबसाइट बनी, और वेबसाइट इस वक्त वन ऑफ द बिजिएस्ट रिलीजियस वेबसाइट ऑफ द वर्ल्ड हम कह सकते हैं वो दावत इस्लामी की है, जिस पर ऑलमोस्ट 180-90 मुल्कों के लोग हर महीने विजिट करते हैं। थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स बुक्स हैं, दुनिया की कई ज़बानों में वो वेबसाइट है। जो लोग देखते हुए हैरान हो जाते हैं कि किसी मजहबी ऑर्गेनाइजेशन की ऐसी वेबसाइट हो सकती है। फिर उसके बाद नाज़रीन, दुनिया ने वर्क फ्रॉम होम का फिनोमेना सीखा जब कोविड आया, ठीक है ना, 2019 से सीखा। आपको जानकर खुशी होगी, आपकी दावत इस्लामी ने 2012 में मदरसतुल मदीना ऑनलाइन, जिसको आज हम फैज़ान ऑनलाइन एकेडमी कहते हैं, वो बनाया। अच्छा, इसमें ज़र मुबादला की बात जहाँ पर करें, क्योंकि हमारी जो मार्केट है या हमारा जो सेलिंग पॉइंट है या हमारे जो स्टूडेंट है वो एवरेज यानी मेजॉरिटी जो है बाहर है। तो अब इस वक्त भी दावत इस्लामी के यूँ सब हम कह सकते हैं कि इस पूरे डिपार्टमेंट से लाखों करोड़ों रुपए महाना, हम कह सकते हैं रुपीस, और लाखों डॉलर महाना जो है वो पाकिस्तान के ज़र मुबादला में इजाफा हो रहा है कि हम 75 से ज़्यादा मुल्कों में कुरान पढ़ा रहे हैं, 75 से ज़्यादा मुल्कों में दीन सिखा रहे हैं, और ऑनलाइन फैसिलिटी को हासिल किया। खुद डिजिटल मदनी चैनल आपके सामने है, सोशल मीडिया की हमारे बाबर भाई ने बात की, वन ऑफ द, मैं कह सकता हूँ कि ह्यूज और बहुत ज़्यादा मैसिव फॉलोइंग वाला अगर सोशल मीडिया डिपार्टमेंट किसी मजहबी ऑर्गेनाइजेशन का है तो वो दावत इस्लामी का है। तो दावत इस्लामी पीछे नहीं रही टेक्नोलॉजी में। हमारे मीर अहले सुन्नत और शूरा का एक विजन इतना प्यारा है कि शरीयत इजाज़त देती है तो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाए और दीन के काम को भी आगे बढ़ाया जाए। अच्छा, अब अगर आ जाए दावत इस्लामी की इन सर्विसेज की बात करें, हमें मदनी चैनल पर, हमें सोशल मीडिया में, हमें IT डिपार्टमेंट में, फैज़ान ऑनलाइन एकेडमी में कई जगहों पर IT डेवलपर चाहिए होते हैं, हमें ग्राफिक डिज़ाइनर चाहिए होते हैं, हमें कंप्यूटर पर काम करने वाले सैकड़ों लोग चाहिए होते हैं। तो इसका मतलब हमारे पास खुद जॉब है।
अच्छा, अब उस गैप को कवर करने के लिए हमने एक और काम क्या किया जो आज मैं बताना चाहता हूं हमारे व्यूवर्स को कि वतन की खिदमत की बात हो रही है, हम अपने वतन में क्या कंट्रीब्यूशन डाल सकते हैं। यकीनन दावत इस्लामी के मदरसातुल मदीना, जामिअतुल मदीना से हाफिज बनते हैं, आलिम बनते हैं, मगर उन उलमा को ही अगर कुछ कोर्सेज मजीद करा दिए जाएं तो वो हमारे मदनी चैनल, हमारे IT, हमारे सोशल मीडिया और जिस भी इदारे में दुनिया के जाएंगे तो जहां अपना कंप्यूटर का काम कर रहे होंगे वहाँ लोगों को दीन भी सिखा रहे होंगे और एक और अच्छा रोज़गार भी कमाएंगे। तो SEP स्किल इन्हेंसमेंट प्रोग्राम के तहत एक शानदार डिपार्टमेंट कराची में बनाया गया। अब हम पूछेंगे आगे भी उसकी कुछ ब्रांचेस बन गई हैं, लेकिन मैं एक छोटी सी वीडियो चाहूँगा कि हमारे स्किल इन्हेंसमेंट डिपार्टमेंट में माशाल्लाह लैंग्वेजेस कोर्स भी कराए जाते हैं, कंप्यूटर भी सिखाया जाता है। एक छोटा सा हमारे एक तालिब इल्म है जामिअतुल मदीना के, उनका एक छोटा सा इंटरव्यू है, हम आइए उसकी झलक देखते हैं। दावत इस्लामी का एक शोबा स्किल इन्हेंसमेंट प्रोग्राम सेंटर के तहत अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल मुख्तलिफ IT और लैंग्वेज के कोर्स कराए जा रहे हैं, जिनमें से एक कोर्स डिजिटल मार्केटिंग का भी है। अल्हम्दुलिल्लाह उसका मैं खुद भी हिस्सा हूँ। मेरा नाम मोहम्मद हमजा हुसैन अत्तारी है और मैं जामिअतुल मदीना फैज़ान ज़ियाए मदीना के दर्जा साबिया का तालिब इल्म हूँ और मैं दावत इस्लामी के इस स्किल इन्हेंसमेंट प्रोग्राम में इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स और डिजिटल मार्केटिंग कोर्स कर रहा हूँ। उम्मत की है खैर खाही दावत इस्लामी। इस वक्त आप जहाँ मुझे देख रहे हैं, दावत इस्लामी के एक शोबा स्किल इन्हेंसमेंट का सेंटर है। यहाँ पे मुख्तलिफ प्रोग्राम्स करवाए जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये ज़वजल्ला मैं भी इसका एक हिस्सा हूँ। इसमें इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स कर रहा हूँ और साथ में डिजिटल मार्केटिंग भी कर रहा हूँ। I am a student of Jamiatul Madina. With this, I am learning English language and as well as IT courses from SEP, which is called Skills Enhancement Program of Dawat Islami. क़िबला अमीर अहले सुन्नत ने आज से 40 साल कबल जो पौधा लगाया था, आज वो सरसब्ज़ शादाब बाग बन गया है और उस बाग से बहुत से लोग मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। उन्हीं में से एक मैं भी हूँ कि जिसने शुरू से लेकर अब तक दावत इस्लामी ही से फैज़ हासिल किया है। अल्लाह की नेमत है ये दावत इस्लामी। We are learning here English language course and digital marketing course in English enhancement program. And I'm doing an internship with a multinational company. It's because of Dawat Islami. Alhamdulillah, Dawat Islami is about to complete 40 years by spreading Islam, by spreading Dawat of Sunnah. अल्लाह की रहमत से दुनिया में भी उकबा में अत्तार की राहत है ये दावत इस्लामी। The question is what Dawat Islami has given me. Alhamdulillah, Azza wa Jal, Dawat Islami made me a Hafiz Quran, making me a Islamic scholar. Alhamdulillah, Dawat Islami gifted me a turban on my head and a beard on my face. Alhamdulillah, Azza wa Jal. So I want to thank Amir Ahl Sunnat. सिखलाती शरीअत है ये दावत इस्लामी। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा व जल दावत इस्लामी ने जहाँ मुझे दीनी तालीम फराहम की, इसके साथ साथ मुझे दुनियावी तालीम हासिल करने का भी मौका दिया। Thankful to Dawat Islami and my spiritual guide Amir Ahl Sunnat Damat Barakatumul Aliyah, who founded the best organization of the world. माशाल्लाह माशाल्लाह, ये वो नौजवान हैं नाजरीन जो कल हमारा मुस्तकबिल होंगे। आलिम दीन भी हैं, हाफिज़ कुरान भी हैं, अच्छे दीनदार पाकिस्तानी भी हैं और स्किलफुल भी हैं। दीनी स्किल्स के साथ साथ वो टेक्नोलॉजी भी इन्हें हासिल है कि दुनिया में जहाँ जाएंगे इंशाल्लाह दीन का नाम, पाकिस्तान का नाम भी रोशन करेंगे। ये हमने शुरू किया था कराची में, उसके बाद फिर फैसलाबाद में भी इसके काम, फैसलाबाद में, लाहौर में, इस्लामाबाद में, फैसलाबाद, लाहौर, इस्लामाबाद में भी ये शुरू हुआ और अब ये सफ़र आगे की तरफ जारी है। हमें बहुत ज़्यादा नाजरीन इस पर ये डिमांड ज़रूर है कि सिर्फ दावत इस्लामी के स्टूडेंट्स नहीं बल्कि और अहले वतन के लिए भी इसको शुरू किया जाए। चूँकि किसी भी चीज़ को आगे बढ़ाने के लिए पहले तजर्बा किया जाता है, तो ये यूँ समझिए कि पायलट प्रोजेक्ट के तहत हमने 1-2 साल से ये काम शुरू किया जिसके शानदार नताइज हम देख रहे हैं और यकीनन हम इसमें आगे बढ़ना चाहते हैं। लेकिन आप समझ सकते हैं कि इसके लिए भी सरमाए की ज़रूरत है। बहुत सारे ऐसे आशिकारा रसूल होते हैं जो वतन की इस लिहाज से खिदमत करना चाहते हैं कि हम अपने अहले वतन को टेक्नोलॉजी में इन्हेंस करें, उनकी स्किल को इन्हेंस करें, उनकी स्किल बढ़ाएं, उनकी तालीम में इजाफा करें, उनको इस काबिल बना दें कि वो अपना रोज़गार, हलाल रोज़गार कमा सकें। तो आप हमारे इस डिपार्टमेंट से रब्ता कर सकते हैं। हम मिलजुल कर कुछ ऐसे मजीद सेंटर्स बनाएंगे। हमारे पास आने वाला कंप्यूटर तो सीखेगा, इंशाल्लाह साथ नमाजी भी बन जाएगा, सुन्नतों का आमिल भी बनेगा और इंशाल्लाह अपना हलाल रोज़गार भी कमाएगा। तो दावत इस्लामी अल्हम्दुलिल्लाह उसका जो डिपार्टमेंट है FGRF वतन की खिदमत के लिए एक शानदार ये काम कर रहा है। पापा कुछ फरमाना चाहेंगे इस मौजू पर, वरना फिर हम अगले डिपार्टमेंट की तरफ चलें। बस मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि एक हिस्सा जो मैंने पर्सनली भी डाला है इसमें, तो जो प्लेटफॉर्म है वो बिल्कुल स्टेबल है और
जो तालीम इसमें दी जा रही है वो ऐसी है कि जो दुनिया के किसी भी शोबे के साथ कंपेयर की जा सकती है, चाहे वो इंग्लिश लैंग्वेज के कोर्सेज हों या वो टेक्नोलॉजी के कोर्सेज। अच्छा देखिए, कोर्सेज तो आप अच्छे करवा रहे हैं। चले मैं आपसे थोड़ा सा हट के सवाल करता हूँ। आप तो बहुत तरह के स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, आपने स्कूल कॉलेज के स्टूडेंट भी पढ़ाया, ये उलमा को पढ़ाते हुए या ये आपकी क्लास में आते तो इनका पिकिंग पावर आपने कैसा देखा? देखिए माशाल्लाह से पिकिंग पावर बहुत अच्छा होता है। हम फैमिली ये समझते हैं कि अगर हाफिज़ कुरान कोई शख्स कुरान को हिफ्ज़ कर सकता है तो वो किसी भी। माशाल्लाह हमारे साथ इमरान भाई भी हैं। मैं थोड़ा सा फास्ट इसलिए चलूंगा कि सिलसिले का वक्त थोड़ा है, बातें तो इतनी है, मैं एक ही डिपार्टमेंट में बात करता जाऊं तो मज़े को भी मज़ा आ रहा है, लेकिन हम बात कर रहे हैं वतन की खिदमत में हम क्या किरदार अदा कर सकते हैं। पहला सवाल तो मैं ये करूँगा, मैडम ये बताएं, पाकिस्तान में डॉक्टर साहब भी मौजूद हैं, आप दोनों इस डिपार्टमेंट को देखते हैं कि कितने माजूर अफराद हैं पाकिस्तान में, कोई हमारे पास फिगर्स अगर हम देखना चाहें तो? फिगर्स का अगर ये कि मैं आपको परसेंटेज में बता सकता हूँ, हमारे पास बेसिकली अभी आप ये समझें कि अराउंड 7 to 8% अभी ऐसे लोग हैं जो बेचारे रोज़गार कमाना चाह रहे हैं और यानी कि यूथ का ही हिस्सा है, मगर उनको फैसिलिटी इतनी ज़्यादा हम वो माजूर नहीं दे पा रहे। बिल्कुल माजूर है। अल्लाह अकबर। हम ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान के 7-8% लोग माजूर होंगे, माजूरी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, ये कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल माजूर में। अच्छा, प्लस में ये होता है कि इसके साथ साथ में वो अपने रोज़गार भी नहीं कमा सकते। जी, वो उस पर तो बात करते हैं कि पहले तो मैं ये पता चले कि लाखों लाख, बल्कि कहा जाए तो करोड़ों लोग हो जाएंगे फिर तो, कि लाखों लाख लोग ऐसे हैं जो किसी न किसी डिसेबिलिटी की वजह से, डिप्रेशन भी हो सकता है, उनको स्पेशली हम क्या कहते हैं, उसको स्पेशली एबल्ड कहते हैं, इनेबल कहते हैं। अच्छा, अब वो डिफरेंटली एबल होते हैं, हम किसी को ये ना कहें कि वो डिसेबल है या किसी माजूरी का शिकार है, वो अल्लाह पाक ने उनको कुछ और सलाहियतें दी हुई होती है। तो बड़ा प्यारा जुमला है कि डिफरेंटली एबल होते हैं वो, उनके पास कुछ और एबिलिटी बड़ी शानदार होती है। तो नाज़रीन, वतन की ये भी एक खिदमत है। अच्छा, मैं आपको एक और बात बताऊं, जो ये माजूर अफराद होते हैं ना, जो किसी वजह से देख नहीं पाते, सुन नहीं पाते, चल नहीं पाते, बोल नहीं पाते, या जैसे शाहरुख भाई ने कहा कि किसी डिप्रेशन का शिकार है, उनकी आदत व अतवार ऐसी नहीं है कि वो माशरे में घुल मिल सकें, तो अब उनको घर से भी प्यार नहीं मिलता, और जब घर से प्यार नहीं मिलता ना तो वो फिर गलत कामों की तरफ चले, उनको जो प्यार देता है उसी तरफ चले जाते हैं। तो बाज़ औक़ात वो मादअल्लाह गलत काम करने वाले लोग मुनशियात फरोश हो गए, या अल्लाह ना करे मुल्क और वतन के दुश्मन, इस तरह के लोगों पर नज़र रखते हैं। तो अगर इनको भी हम खड़ा कर दें, इनको भी किसी काम में लगा दें, इनको भी किसी काबिल बना दें, तो ये बहुत बड़ी वतन की खिदमत है। देखिए ना, हम पूछ रहे हैं हम क्या कर सकते हैं, तो एक एक माजूर फ़र्द को क्या हम जॉब नहीं दे सकते? बहुत सारे कारोबारी लोग मुझे देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे, हम अगर कोई कोटा रख लें अपनी फैक्ट्री में, अपनी दुकान में, क्या चलो अगर 100 आदमी काम करते हैं तो 5 मैं जो है ना माजूर अफराद को जॉब दे दूंगा। ठीक है, वो पूरा काम नहीं कर सकेंगे, वो शायद 10% काम करेंगे, लेकिन उन 5 की खिदमत हो सकता है आपके कारोबार में बरकत डाल देगी। तो ये हम सबको मिलकर इन लोगों का हाथ थामना है। अहदीस में मजमून मिलता है, जो किसी मुसलमान की परेशानी दूर करता है, अल्लाह उसकी परेशानी दूर करता है। आप सोचें उनके घर वालों की कितनी दुआएं लग रही होंगी। तो ये हमें सब कुछ सोचना है। तो इमरान भाई कुछ बताएं कि हम क्या ऐसा कर सकते हैं कि इन लोगों को कोई काम या इन लोगों को किसी काबिल बना दें? नहीं, इसमें ना बताएं क्या सबसे जो ख़ास बात है, जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट ये है कि अगर कोई बंदा जॉब पे जा रहा होता है, अगर फॉर एग्जांपल के नॉर्मल है तो उसको तो जॉब मिल जाती है, मगर ये वाले जो हमारा जो सेगमेंट है उसमें जॉब के बड़े काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो चैलेंजेस भी आ रहे होते हैं। तो उसके लिए हम इनके आईटी के कोर्सेज भी करवा सकते हैं, ऑनलाइन कोर्सेज भी करवा सकते हैं कि वो अपने घर के अंदर ही बैठ के वो ऑनलाइन अर्निंग की तरफ भी जा सकते हैं। और ये बहुत अच्छा सेगमेंट हो जाएगा। और अच्छा, इसके ऊपर भी अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग काम कर रहे हैं कि हम उन लोगों को स्किलफुल करें, उन लोगों को अच्छे तरीके से सिखाएं। सुना है कि नाबीना होते हैं लेकिन वो भी फिर कंप्यूटर चलाकर काफ़ी चीज़ें कर लेते हैं। बिल्कुल, उसके कुछ सॉफ्टवेयर भी आते हैं, जैसे कि एक सॉफ्टवेयर आता है जॉज, उसमें ये होता है कि वो जैसे नाबीना शख्स है वो किस तरीके से आईटी फील्ड में कंप्यूटर पे बैठ के वो काम कर रहा है। वो सुन के मेरा ख्याल है, वो सुन के उसकी पूरी जो है नेविगेशन होती है उसके ऊपर सुन के काम कर रहा होता है। हमारा अल्हम्दुलिल्लाह ये समझ लें कि मिशन भी है और एक हमारा एक बहुत बड़ी ख्वाहिश भी है कि एक नाबीना अफराद को अच्छे तरीके से ऑनलाइन रोज़गार भी कमाए और वो इंटरनेशनली भी अपने आप को प्रेजेंट करे। नाज़रीन, दावत इस्लामी सिर्फ बात नहीं करती है, अमल भी करती है। दावत इस्लामी में खुद भी बहुत सारे ऐसे इस्लामी भाई हैं जो माजूर हैं मगर उनको जॉब दी गई है, वो मदरसा भी पढ़ाते हैं, वो कारी साहब भी हैं, वो मस्जिद के इमाम भी हैं, बाज़ जगहों पर ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, और हमारे जिस तरह ने बताया कि कंप्यूटर पर बैठ के काम कर रहे हैं। और फिर एक और सेगमेंट हमने शुरू किया, क्योंकि ये बच्चे होने की हैसियत में अगर इनको कवर कर लिया जाए और माजूरी बचपन में ठीक कर दी जाए तो बकिया ज़िंदगी आसान हो जाती है। तो FRC फैज़ान रिहैबिलिटेशन सेंटर बनाया गया, पहले कराची में एक हुआ, दूसरा कराची में बन गया,
अब फैसलाबाद में ओपनिंग होने जा रही है। ये वो कदम कदम आगे बढ़ना है, ये वो वतन की खिदमत में हिस्सा है कि माजूर, अब मैं यकीन करें, मैं खुद कई बार गया हूँ, जो उनके माँ बाप की आंखों में खुशी होती है, जो दिल से वो दुआएं दे रहे होते हैं, जो हमारी माशाल्लाह टीम का वर्क है, माशाल्लाह डॉक्टर सलमान साहब भी उस टीम का हिस्सा है। मैं पहले एक वीडियो दिखाता हूँ, फिर डॉक्टर साहब की तरफ आते हैं कि वो जो हमारे माजूर इस्लामी बच्चों की कुछ वीडियो हमारे पास है, आइए ज़रा देखते हैं पहले। या अल्लाह, या अल्लाह, या अल्लाह, या अल्लाह, रहमत पे तेरी है आसरा, तुझ पे भरोसा है रब मेरा, रहमत पे तेरी है आसरा। मेरा नाम है उज़ैर अताब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। आपका क्या नाम है? गुलाम इब्राहिम है। ये बच्ची ये अपनी नेक भी होल्ड नहीं कर पाती थी, चलने तो बहुत दूर की बात है, ये बच्ची अपनी नेक भी होल्ड नहीं कर पाती थी। जो एक बच्ची बैठी है ग्रीन कपड़ों में, वो भी चल नहीं सकती थी, लेकिन अब उसकी क्या इम्प्रूवमेंट आई है लास्ट 5 to 6 मंथ के अंदर। रहमत पे तेरी है आसरा, तुझ पे भरोसा है रब मेरा, रहमत पे तेरी। जब से मैंने यहाँ फैज़ान रिहैबिलिटेशन सेंटर ज्वाइन किया है, उसके बाद से काफ़ी इम्प्रूवमेंट इसमें इस तरह की आई है कि कम से कम अपने अल्फाज पूरे बोल सकता है। हाँ, फैज़ान रिहैबिलिटेशन सेंटर में अपनी बेटी को लेकर आता हूँ। इसमें स्पीच थेरापी है और फिजियोथेरापी है और बिहेवियर थेरापी भी इसमें मौजूद है। जब से मैं इसको यहाँ लेकर आ रहा हूँ, माशाल्लाह से उसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट है। ये हमारा नया कैंपस है जिसकी ओपनिंग के लिए समझ लें हम एक्चुअली आज यहाँ पर जमा हुए हैं। ये मलीर में हमने इसकी ओपनिंग करी है। रहमत पे तेरी है आसरा, तुझ पे भरोसा है रब मेरा। मैं कह सकता हूँ कि वन ऑफ द बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर जो थेरेपी सेंटर्स के होने चाहिए वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सेंटर में हैं। बेस्ट सर्विसेज हमने यहाँ पर रखी हैं जो थेरेपीज जिसको अवेल कर सकते हैं और जिसके ज़रिए वो बच्चों की मुख्तलिफ तरह की थेरेपीज को इंशाल्लाह वो करवा सकेंगे। तमाम जो इक्विपमेंट्स और ये चीज़ें आप देख रहे हैं ना, इसके पीछे अपनी एक अलग मेडिकल साइंस है। डेफिनेटली हम लोग को इतनी अवेयरनेस नहीं है, तो शायद उसको देख के हमें इतना महसूस ना हो रहा हो, लेकिन ऑनेस्टली जिन लोगों के लिए बनाई जा रही है ये उनके लिए बहुत बहुत बड़ी एक नेमत है। मुश्किल आसान सब चाहे जो तू मेरे खुदा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, इन बच्चों को चलता देखकर, इन बच्चों को बोलता देखकर कितनी खुशी हो रही थी। और ये एहसास भी हो रहा था कि जिनके ये बच्चे होंगे उनको ये कितनी तकलीफ़ होती होगी जब वो बोल नहीं पाते होंगे, चल नहीं पाते होंगे। अगर आज हमारे बच्चों के बच्चे सेहतमंद हैं तो ये कितनी बड़ी रब की मेहरबानी है। हम शिकवे तो करते हैं, हम शुक्र नहीं करते। बच्चा बीमार हो जाए, माजूर हो जाए, सोचो उस घर वालों का क्या होता होगा। रोज़ रात को शायद तकिए में सर दे के रोते होंगे, लेकिन क्या करें, आजमाइश है। और अब इन आजमाइश वाले बच्चों के लिए जो दावत इस्लामी FRC ने FGRF के डिपार्टमेंट ने काम किया। अच्छा, ये मलीर में क्यों खोला गया? हमने पहला शारा फैसल पे स्टार्ट लिया, वो चल रहा है माशाल्लाह, लेकिन बच्चे दूर दूर से आते थे, उनके माँ बाप आते थे, उनको बहुत किराया लगता था। हमने सोचा सबसे ज़्यादा बच्चे जहाँ से आते हैं वहीं एक खोल दिया जाए, एक बनाया। अभी और बनाने हैं। मैं फिर अर्ज़ करूँगा, देखिए सारा कहते हैं ना, पानी हम नहीं पी सकते। लाखों लाख माजूर बच्चे, हम तो अपने हिस्से का चिराग जला रहे हैं। आप भी तो आगे आए ना, ये आपका भी वतन है, ये आपके भाई बहन है, आपके बच्चे हैं। इनका हाथ पकड़े, माजूरों का हाथ पकड़े, किसी एक माजूर को आप खड़ा कर देना, चाहे उसको कुछ सिखा दें। अच्छा, फिर माशाल्लाह ये तो हो गई फिजियोथेरापी और इलाज। दावत इस्लामी का एक डिपार्टमेंट तो पिछले 15-20 सालों से माशाल्लाह माजूर अफराद को दीन सिखा रहा है। कई नाबीना हैं, गूंगे बहरे जिनको हम नाबीना कहते हैं, बल्कि कमाल देखें, डेडिकेशन देखें कि हमारे वो मुबल्लिगीन जो बोल सकते हैं, जो देख सकते हैं, वो इशारों के कोर्सेज सीखते हैं ताकि इनको दीन सिखाएं। और ये बड़ा प्रॉब्लम है नाजरीन, जहाँ मेडिकल की उनके साथ लैक है ना, गैप है, वहाँ बड़ा गैप। दीन कौन सिखाएगा उन्हें? नमाज कौन सिखाएगा? पाकी नापाकी के मसाइल कौन सिखाएगा? दीन के आकाम भी उन्हें कोई सिखा रहा होता, क्योंकि घर वालों को भी प्रॉपर नहीं आ रहा होता उनका इशारा। हमारे इस्लामी भाई माशाल्लाह सैकड़ों हज़ारों की तादाद में कोर्सेज करते हैं, इनके इलाकों में जाते हैं, इनको मदनी काफिले में ले जाते हैं। और कई ऐसे जो है हमारे इस्लामी भाई जो इस तरह के माजूर थे, वो आज माशाल्लाह उलमा बन गए, वो हाफिज बन गए, वो दीन के मुबल्लिग बन गए। तो ये है, यूँ समझिए कि दावत इस्लामी का किरदार वतन की तरक्की
तरक्की में कि माजूर अफराद का हाथ थामना है। हज़ारों हज़ार इस्लामी भाई हमारे पास उनका डाटा मौजूद है जो माजूर हैं, जिनके साथ हम काम कर रहे हैं, मगर फिर बात करूँगा लाखों माजूर हैं। हम सब ने कोशिश करनी चाहिए, अपने हिस्से का चिराग जलाओ। ये छोड़ दो और दूसरे लोग क्या कर रहे हैं, मैं क्या कर रहा हूं अपने वतन के लिए, अपने वतन को मैं क्या सर्व कर सकता हूं, अपने हिस्से का जरूर चिराग जलाएं। और अगर मुझे वो लोग सुन रहे हैं जो देखें ये दर्द वो महसूस करता है जिसके घर में खुद कोई माजूर बच्चा हो, मुझे लोग मिले हैं कि हमें पता है कि ये कितनी बड़ी तकलीफ है। अगर अल्लाह ने आपको नवाजा है तो एक सेंटर बनाए ना हमारे साथ मिलकर। हमें तो सिर्फ कराची में 12 सेंटर बनाने हैं, पूरे पाकिस्तान में सेंटर्स बनाने, हर तरफ से डिमांड है। अच्छा, एक और प्रॉब्लम इसमें यह है क्योंकि दावत इस्लामी माशाल्लाह शरई तकाज़ों के मुताबिक काम करती है, हमें हमारे दारुल इफ्ता अहले सुन्नत की तरफ से रहनुमाई मिली कि इसमें ज़कात खर्च नहीं हो सकती। तो आप नफली सदकात कौन देते हैं भाई? तो हमें नफली सदकात और इस तरह के नेकी के कामों में कोई साथ दें। आइए मिलकर, न जाने किसी माँ बाप के इस तरह के बच्चे की आप जो है वो हेल्प कर दें, अल्लाह आपके बच्चों से बीमारियां दूर कर दे, अल्लाह आपके ख़ानदान से आफात दूर कर दे। अगेन आई एम कमिंग टू द पॉइंट कि हमें पाकिस्तान को सर्व करना है, अपने वतन को सर्व करना है, अपने हिस्से का चिराग जलाना है। डॉक्टर साहब क्या कहेंगे? आप तो माशाल्लाह पाकिस्तान को, कराची वालों को क्लिनिक का भी तोहफा देने जा रहे हैं, मदनी क्लिनिक माशाल्लाह। ऐसा सबसे पहले जो फैज़ान रिहेबिलिटेशन सेंटर जो ना, कुछ बच्चे तो ऐसे होते हैं जिनके बज़ाहिर एबनॉर्मलिटी नज़र आ जाती है, लेकिन दावत इस्लामी ने जिस सेक्टर में काम शुरू किया है वो मेंटल डिसेबिलिटी, बोल नहीं पाते, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, मेंटली रिटार्डेशन है, ये चीज़ें डायग्नोस नहीं हो पाती, बच्चे को पढ़ने में प्रॉब्लम हो रही है। लेकिन बज़ाहिर ये नॉर्मल लग रहे होते हैं, लेकिन इनके अंदर कुछ एबनॉर्मलिटी होती हैं, फिजिकल साइकोलॉजिकल होती हैं। क्लिनिकली इनको डायग्नोस करके तो एक सेंटर पर जैसे अभी आपने तवज्जो दिलाई, कमोबेश हमारे पास 1,500 से 2,000 बच्चों की रजिस्ट्रेशन मौजूद। अल्लाह अकबर, बच्चे तैयार हैं आने के लिए? आने के लिए तैयार हैं, बट हमारी अपनी कैपेसिटी है, उस कैपेसिटी के अंदर हम लोग काम कर रहे हैं। तो उसके अंदर साइकोथेरेपी, क्लिनिकल थेरेपी, सारी जो थेरेपियाँ सर्विसेज बच्चों को रिक्वायर्ड होती हैं एज़ पर स्टैंडर्ड, एज़ पर SOPs के साथ हम दे रहेंगे। तो इदारे, बच्चे तो इस तरह के मिस डायग्नोज बहुत सारे भी मिल जाते हैं, लेकिन उस पर कोशिश कर रहे हैं कि इनको सही सिमत में लिया जाए। जी, और माशाल्लाह हमने ये देखा है कि बड़ी ज़बरदस्त सक्सेसफुल स्टोरीज़ हैं। और फिर एक और चीज़ मैंने तो देखी है नाजरीन, जब दावत इस्लामी वाले कोई काम करते हैं ना तो दुआएं भी साथ होती हैं, रहमतें भी साथ होती हैं, तो शिफा मिलना भी शुरू हो जाती है, रास्ते भी खुलना शुरू हो जाते हैं। तो माशाल्लाह चूँकि अल्लाह की रज़ा के लिए काम है ना, पैसे कमाने के तो है नहीं। ये जो SEP की बात की हमारे बाबर भाई ने, इनको इतना कुछ सिखाया जा रहा है, लेकिन यहाँ पैसा कमाना तो मकसद नहीं है। अब ये बच्चों का जो माजूरों का सेंटर है, हालांकि ये बड़ा अच्छा कारोबार है बताया जाता है सलमान भाई, इस पर अच्छे पैसे लोग बनाते हैं, हम जेब से पैसे दे रहे हैं, नुकसान जिसको क्या कर रहे होते हैं, लेकिन चंदा ले रहे होते हैं लोगों से कि किसी तरह जितना हो सके हम सर्व कर सके। टाइम चूँकि मेरे पास थोड़ा है तो हम एक और डिपार्टमेंट की तरफ चलेंगे और हम आज एक थोड़ा सा नया तज्जिया पेश करना है। रमीज़ भाई हमारे साथ हैं और रमीज़ भाई मुझे याद आ गए, ये तो हमारे ज़हनी आजमाइश की प्रोडक्ट हैं। और माशाल्लाह रमीज़ भाई को हमने तकलीफ़ दी कि पाकिस्तान में एक बात बहुत सुन रहे हैं, बहुत दिनों से सुन रहे हैं कि जनाब डॉलर कम हो गया है, इंपोर्ट बढ़ गए तो एक्सपोर्ट कम है, तो उसकी वजह से इनफ्लोज कम है तो आउटफ्लो ज़्यादा है, तो उसकी वजह से रुपए की कीमत घट रही है, डॉलर की कीमत बढ़ रही है, महंगाई इस वजह से हो रही है, पेट्रोल का दाम इसलिए बढ़ जाता है। अब ये गोरख धंधा हमें तो समझ आता नहीं कुछ लोगों को, तो वो परेशान हो जाते हैं कि भाई इसका हल क्या है। हम अच्छा बात ये बाजू का जब ये बातें हम सुन रहे होते हैं हम कहते हैं यार मैं क्या कर सकता हूँ, ये तो गवर्नमेंट का काम है। बीइंग अ पाकिस्तानी, एक पाकिस्तानी होने की हैसियत से मैं इस महंगाई और इस जो डॉलर्स या जिस तरह आप कह ज़र मुबादला के ज़खायर में जो कमी हो रही है उसमें हम क्या किरदार अदा कर सकते हैं, कुछ रमीज़ भाई इस बारे में आप बताएंगे। जी बिल्कुल, इस पर हाजी साहब मैं मुख्तसर से वक्त में सिंपली और कॉम्प्रिहेंसिवली और शॉर्टली बात अर्ज करूँगा कि आपने बिल्कुल सही कहा कि लोग यही कहते हैं कि यार मैं क्या कर सकता हूँ, लेकिन आपने कहा कि मैं अपने चिराग, अपने हिस्से का चिराग रोशन करूँ। जी अब्दुल भाई, यही होता है कि चाय के होटल में बैठ के या घर पे बैठ के लोग ये तो डिस्कशन करते हैं कि यार ट्रेड डेफिसिट बहुत बढ़ गया है, ट्रेड डेफिसिट बहुत बढ़ गया है, बट अभी हमें ये वक्त आ गया कि समझना होगा कि व्हाट एक्चुअली ट्रेड डेफिसिट इज, ये है क्या और इसके रेमेडियल के लिए एक इंडिविजुअल बंदा क्या कर सकता है, हमें आज ये बात करनी है। बिल्कुल, तो ट्रेड डेफिसिट बेसिकली क्या चीज़ होती है कि मैं आपको एक नॉर्मल और इजी और एक सिंपल लैंग्वेज में बताना है आपको। फॉर एग्जांपल आपकी इनकम है 25,000 राइट, और आप एक्सपेंस कर रहे हैं 50,000, तो यहाँ क्या हुआ, आप 25,000 शॉर्टफॉल में आ गए, माइनस में आ गए। अब आप क्या कहेंगे, यार मैं तो मेरा तो पूरा ही नहीं होता, तो भाई कैसे पूरा होगा, आपकी इनकम ही 25,000, आप एक्सपेंस कर रहे हैं 50,000, तो कर्जा लेंगे फिर आप। एग्जैक्टली, तो जस्ट लाइक दैट आपकी इंपोर्ट जो है वो 50,000 की है और आपकी एक्सपोर्ट है जस्ट 25,000 की। ये जो 25,000 का है ये बेसिकली ट्रेड डेफिसिट है, और जिसकी वजह से डॉलर हमारा बाहर ज्यादा जा रहा है। और इजी मैं आपको और सिंपल करके समझाऊं कि फॉर एग्जांपल हम $150 की एक चीज बाय कर रहे हैं और हम 100 की या 110 की उसको सेल कर रहे हैं, तो ये देखें आप बिल्कुल शॉर्टफॉल में चल रहे हैं, यानी मैं नुकसान में हूँ। तो इसके लिए क्या होता है, अब इसके रेमेडी के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें जो हमारा इंपोर्ट वो है, पेमेंट है, वो बिल्स हैं, वो बढ़ते चले जा रहे हैं। हमारे पास फॉरेन रिजर्व, जिस तरह आपने फरमाया
वो डिक्लाइन की तरफ जाते हैं और फिर हमें जाना पड़ता है लोन की तरफ, कर्जों की तरफ। तो इससे क्या होता है, फिर आपका जो है, आपकी जो फॉरेन करेंसी, आपकी अपनी जो करेंसी है वो डाउनफॉल की तरफ। देखिए नाज़रीन, यहाँ हमने कुछ थोड़े से आदाद शुमार जमा करने की कोशिश की। रमीज़ भाई मजीद इस पर कुछ बताएंगे। जो मैंने मालूमात की कि पाकिस्तान का किस चीज़ का इम्पोर्ट बहुत ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्ट तो हमारे फ्यूल का है, ठीक है। अच्छा, अब फ्यूल में भी जितना हो सके अगर हम फ्यूल बचा सकते हैं, मैं आपको मजे की बात बताऊं शाहरुख भाई, फ्यूल और ट्रैफिक को काउंटर करने के लिए दुनिया में बड़े ज़बरदस्त फार्मूले हैं। मैं एक बार यूरोप के एक मुल्क में था, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, तो यूरोप का ही मुल्क था कि एक मुल्क में उन्होंने रोड पर एक ट्रैक अलग से दिया हुआ था, बाकी सारा रोड फुल है, वो ट्रैक खाली रहता था। उस ट्रैक पे वही गाड़ी जा सकती है जिसमें एक वक्त उस गाड़ी में 4 आदमी होंगे। 4 आदमी। अच्छा, अब उसकी वजह से वो क्या करते थे, सारे दोस्त मिलकर ऑफिस जाते थे। क्या तुम मेरी गाड़ी में आ जाओ, मैं अकेला जाऊंगा। अच्छा, उससे फायदा क्या हुआ, ट्रैफिक कंट्रोल हुआ, फ्यूल बचा, 4 लोग बैठ गए गाड़ी में और चले गए, और उन्होंने बेनिफिट किया दिया कि आप जो रास्ता 1.5 घंटे का वो आप 20 मिनट में पहुंच जाओगे। तो लोग एक दूसरे से मिन्नतें कर रहे थे, यार आप अपनी गाड़ी मत लें, आप मेरी गाड़ी में बैठ जाए। तो अगर प्लान किया जाए कि फ्यूल कंजप्शन पर गौर किया जाए, बहुत बड़ा हमारे मुल्क का खर्च जो है वो फ्यूल पर है, तो जहां खामा-खाई फ्यूल खर्च हो रहा है उस पर गौर किया जाए। लेकिन बहुत चीज़ें इसमें हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ें हमारे हाथ में नाजरीन, जो मैं आज बताना चाहता हूं कि पाकिस्तान ने जुलाई तक मई, ठीक है, पिछली जुलाई से लेकर इस मई तक 8-9 महीने बनते होंगे, 8 अरब 45 करोड़ 7 लाख डॉलर्स की खाने पीने की अशिया जो है वो दरामद की हैं। अब आप सोचें कि खाना पीना क्या नहीं है पाकिस्तान में। हमें चॉकलेट भी बाहर के खाने हैं, हमें टॉफीज भी बाहर की खानी है, हमें दुनिया भर से क्यों मंगवानी है खाने पीने की। पानी भी बाहर का पीना है। हाँ? पानी भी बाहर का। हाँ, पानी भी बाहर के आ रहा है। पानी कितना बाहर से आता है, दूध भी आता है, टेक्सटाइल भी बाहर का, कपड़े अपने बाहर के। अच्छा, वो तो भी आता हूँ ना, मैं तो सिर्फ खाने पीने पर, यानी पाकिस्तान को ज़रई मुल्क कहा जाता है। दुनिया का हर फ्रूट माशाल्लाह यहाँ अवेलेबल है, क्या अनाज नहीं है। तो कोशिश करें ना, बी पाकिस्तानी बाय पाकिस्तानी। हम पाकिस्तानी हों, हमारा एक उसूल बना लें, हम क्यों अपना पैसा बाहर भेज रहे हैं भाई, हम पाकिस्तान की चीज़ें लेना शुरू करें, अच्छी क्वालिटी की चीज़ें भी मिलती हैं। अब आगे चले, गुज़िश्ता साल के मुकाबले में रवा साल, हालांकि कहते ये कि ये साल बड़ा मुश्किल था, इस साल महंगाई ने बड़ा बेड़ा गर्क किया, लोगों के कारोबार में बड़ा प्रॉब्लम था, 12% खाने पीने की अशिया जो ज़्यादा आई हैं। अब आप देखें, हम कब तक इस चीज़ को लेके चलते रहेंगे। अच्छा, फिर आगे चले, जुलाई से मई यानी 11 माह के दौरान पाकिस्तानियों ने 58 करोड़ 9 लाख डॉलर्स की चाय पी है। सिर्फ चाय जो है इंपोर्टेड जो है वो 58 करोड़ डॉलर की चाय पी दी। अरे भाई, पाकिस्तान में भी चाय उगती है, जहाँ थोड़ा सा उसको कोई ऑल्टरनेट सोचने का शुरू करे ना, कि हमारा पैसा बाहर ना जाए। अगर हम 4 प्याली पीते हैं, 2 पी लें भाई, आपके भी पैसे बचेंगे, पाकिस्तान के भी पैसे बचेंगे, कुछ तो अपने हिस्से का चिराग जलाए। अच्छा, फिर वही वाली बात, मेरे 2 कप से क्या होगा। ओ भाई, 22 करोड़ लोगों के 2 कप गिरे ना आप हैं। अच्छा, अब चाय में चीनी भी बड़ी डालनी है। हमारा तो हर मौके में चीनी है ना, हर खुशी के मौके में मिठाई खानी। अब चीनी का सुने शफात भाई, पाकिस्तानियों ने जनाब हर खुशी के मौके पर मीठा खाने की शौकीन पाकिस्तानी अवाम ने 19 करोड़ 14 लाख 55 हज़ार डॉलर की चीनी इस्तेमाल की है। ये 11 महीनों की बात हो रही है। अच्छा, हमारे यहाँ दालें भी बाहर से आ रही हैं, 56 करोड़ 74 लाख डॉलर की दालें बाहर से आ रही हैं। 3 अरब 40 करोड़ डॉलर का से ज़्यादा का पाम ऑयल जो है हमारा बाहर से आ रहा है। तो प्लीज़ क्या बस कम एक काम तो कर लो यार। जिस मुश्किल से पाकिस्तान गुजर रहा है, हमारे कभी कहते हैं मुल्क डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहा है, कभी कहते हैं ज़र मबादला के ज़खायर ख़त्म हो रहे हैं, पाकिस्तान के पास पैसे नहीं है देने के लिए। जब स्टोर पे सामान लेने जाएं, एक जहन बना लें यार, मैंने पाकिस्तानी प्रोडक्ट खरीदनी है, मैंने इंपोर्टेड। भाई आपके पास सब चीज़ें हैं, हमें शैम्पू से लेकर साबुन से लेकर टूथपेस्ट से लेकर ईच एंड एवरीथिंग क्यों बाहर की चाहिए। आप खरीदेंगे तो क्वालिटी भी बनेगी। अच्छा, रोजगार किसको मिलेगा? फैक्ट्रियां ज्यादा चलेंगी पाकिस्तान में, हमारे पाकिस्तानियों को रोजगार मिलेगा, हमारे जेब से पैसा निकलेगा, हमारे मुसलमान भाई हमारे पाकिस्तान भाई की जेब में जाएगा। अब ये सर्कल कितना शानदार हो जाएगा। यानी बहुत अच्छी बात ये रमीज भाई ने कही कि हम तो उल्टा कर्जे में आ रहे हैं कि भाई 100 रुपए की चीज मंगवा रहे हैं, 50 रुपए की बाहर भेज रहे हैं, 50 रुपए हमारी जेब से जा रहे हैं। तो ये कवर कैसे हो सकता है कि अपने हिस्से का आप चिराग जलाएं। तो नाज़रीन, ये मैंने चंद बातें जो थी, आप कुछ और कहना चाहेंगे हुजूर रमीज़ भाई इस बारे में? इस पे जैसे आपने फरमाया ना कि हमें अपनी प्रोडक्ट्स ही यूज़ करनी चाहिए, तो अब्दुल भाई एक मसला ये होता है, बज़ाहिर हमें लगता है कि कंपैरेटिवली इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स के मुकाबले में हमारी प्रोडक्ट्स की क्वालिटी हमने ज़हन बना लिया है जी। हमने ज़हन बना लिया। आपने जो बात की ना कि हमें हमारी सराउंडिंग्स में, हमारे सर्कल्स में, हमारे फैमिली बैकग्राउंड में हमें ये ज़हन बनाना पड़ेगा एंड वी हैव टू टेक इट सीरियस। अब अगर हमने सीरियस नहीं लिया तो डेफिनेटली हमारी मुश्किल तरफ जा रहा है मुल्क। हमें खुद भी तो हम कहते हैं फला नहीं कर रहे, हम तो कुछ किरदार अदा करें ना। दुनिया का बेहतरीन कपड़ा पाकिस्तान है, दुनिया का पहनना है, और बाहर का इंपोर्टेड गारमेंट्स इंपोर्टेड ले रहे हैं। मसला क्या होता है बेसिकली, जो मुझे समझ आता है, मेरी ऑब्जर्वेशन है, आप इस पे
बेहतर बता सकते हैं, करंटली हमने स्टेटस सिंबल बना लिया है। मुझे यही कपड़ा पहना है बिकॉज इट्स इम्पोर्टेड। वो एक बड़ा अच्छा क्लिप भी हमारा चला था कि मेरा ये किताब भी इम्पोर्टेड है, तो मेरा एक घर का टाइल भी इम्पोर्टेड है, तो भाई ये वी आर शोइंग ऑफ बेसिकली। तो हम क्यों अपने, जैसे मैं इसकी एक और मिसाल दूं कि फॉर एग्जांपल अल्लाह न करे किसी घर में क्राइसिस आते हैं तो क्या करता है यार, टेम्परली इस क्राइसिस के लिए मैं अपने एक्सपेंसेस कट ऑफ कर दूं। देखें घर भी हमारा है और ये मुल्क भी हमारा, मुल्क भी मेरा घर है। तो वाकई इसमें क्राइसिस है जो आप कह रहे हैं ना, हमें ये रियलाइज करना होगा कि इस क्राइसिस में ज़र मुबादला के ज़खायर को हम अपने हिस्से का देखें। हमें नहीं पता अब इस वक्त कितने लोग देख रहे हैं, अगर मेरे इस प्रोग्राम से, हमारे इस प्रोग्राम से कुछ 10, 15, 20 लाख लोगों पर भी फर्क पड़ जाता है और वो ये बात करना लग जाते हैं कि यार हमें पाकिस्तानी प्रोडक्ट ही खानी है, पाकिस्तानी प्रोडक्ट ही पहननी है, कोई गड़बड़ नहीं होती जनाब, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी। अच्छा पता है क्या, जब आप खरीदने लगेंगे ना तो आप को अच्छी प्रोडक्ट्स भी मिलना शुरू हो जाएंगी, क्वालिटी आप जब आपकी डिमांड होगी तो सप्लाई भी बढ़ेगी। मज़े की बात बताऊं कि मैं स्पाइसेस पढ़ रहा था, मसाले भी बाहर से आ रहे हैं, हालांकि पाकिस्तानी मसाले दुनिया में पसंद किए जाते हैं, मशहूर हैं, हाँ। लेकिन हम अपने मसाले इस्तेमाल नहीं करेंगे, वो भी हम इम्पोर्टेड इस्तेमाल करेंगे। ना करें प्लीज़, ऐसा ना करें प्यारे पाकिस्तानियों, ऐसा ना करें। अच्छा मैंने जब क्योंकि इस प्रोग्राम के लिए मैं तैयारी कर रहा था, स्टडी कर रहा था, तो मैं चाह रहा था कि हमारे पास के इलेक्ट्रिक से भी हमारे कुछ लोग हमारे साथ हो जाएं, वो था बिजी थे, तो उन्होंने मुझे एक बड़ी ज़बरदस्त एक कैलकुलेशन भेजी है नाजरीन। अच्छा ये जो फ्यूल की बात हुई है ना कि सबसे बड़ा पैसा हमारा जा रहा है फ्यूल में, एक तो हमारी गाड़ियों में फ्यूल जल रहा है, एक फ्यूल हमारी इलेक्ट्रिसिटी की वजह से भी जल रहा है। अच्छा इलेक्ट्रिसिटी ये खुद अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है, इसका भी आप देखते हैं कभी ब्रेक डाउन हो रहा होता है, कभी शॉर्ट क्या कहते हैं उसको, लोड शेडिंग हो रही होती है। तो अगर हम उसको प्रॉपर यूज़ कर ले तो दो फायदे हैं, एक तो सबको बिजली मिलेगी, दूसरा फायदा ये कि आपका खर्चा बचेगा, आप उन पैसों से कुछ और खरीद लेंगे। तो उसमें बड़ी ज़बरदस्त उन्होंने सजेशंस दिए हैं, तो मैं चाहता हूं कि चले आज हमारा सिलसिला ये है ना कि वतन वालों को कुछ मशवरे दिए जाएं, अपने हिस्से का चिराग कैसे जलाना है। ऑपरेट एयर कंडीशनर बिटवीन 24 to 26 डिग्रीज सेंटीग्रेड टू कीप कूल इन अ बजट फ्रेंडली वे। अपना हमेशा जब भी आप एसी चलाएं तो 26 डिग्री रखें या मैक्सिमम 24 डिग्री रखें, 17 पे 18 पे रख रहे होते हैं, बर्फ बन जाता है, बाज़ वक़्त रात को सर्दी लग रही होती है लेकिन बंद करने की हिम्मत नहीं होती है और बिजली भी जा रही होती है, तो 24 या 26 रखें। फिर वो बताते हैं कि सेट योर रेफ्रिजरेटर, ये मेरे लिए भी पहली बात थी, सेट रेफ्रिजरेटर के भी थर्मोस्टेट होते होंगे, सेट योर रेफ्रिजरेटर एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड एंड योर फ्रीजर, जो ऊपर वाला हमारा बॉक्स होता है, -15 डिग्री सेंटीग्रेड टू कंज्यूम लेस एनर्जी वाइल कीपिंग फूड कोल्ड। जब आप खाना वगैरह उसमें रख रहे हैं, फ्रिज को यूज़ कर रहे हैं, तो एक बार फ्रिज खोलें, उसमें भी थर्मामीटर है, तो आप -15 ऊपर वाले को कर दें और नीचे वाले को 4 डिग्री कर दें। अच्छा वो कहते हैं एलईडी बल्ब्स वगैरह अपने घर के कुछ चेंज करवा सकते तो करा ले, कि नॉर्मल एलईडी बल्ब्स वाले पुराने वाले बल्ब जो ज़्यादा बिजली खाते हैं। फिर वो कहते हैं कि एयर कंडीशन के जो फिल्टर्स होते हैं वो क्लीन करते रहे हर महीने रेगुलरली, क्योंकि हम बाज़ औक़ात कई महीने उसको क्लीन नहीं कर रहे होते, तो वो जब डर्टी होते हैं तो वो ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करते हैं, ज़्यादा जोर लग रहा होता है एसी पर, तो ज़्यादा बिजली आपकी जा रही है जनाब, अप टू 30% अकॉर्डिंग टू योर बिल इसमें इजाफा होता है, सिर्फ डर्टी जो फिल्टर होता है उसकी वजह से। साफ कर लो भाई हर महीने फिल्टर को, ठीक है। फिर बताते हैं, ये बड़ी ज़बरदस्त बात बताई, टर्न ऑफ योर कूलिंग डिस्पेंसर, जो हमारा होता है जो पानी का कूलिंग वाटर डिस्पेंसर होता है, वो रात को तो बंद कर देना। अगर घर में आपने डिस्पेंसर लगाया, ऑफिस में लगाया है, तो उसको बंद कर दे। रात को कौन पानी पीता है, लेकिन सारी रात वो चलता रहेगा और आपकी बिजली चल रही है। फिर वो कहते हैं कि आप हो सके अगर आपके पास पैसे हैं तो आप सोलर पे शिफ्ट हो जाएं, 3, साढ़े 3, 4 साल में आपके पैसे भी वापस आ जाएंगे और ये फ्रेंडली इन्वायरमेंट भी है और ये बिजली की बचत भी करता है। फिर उसके बाद बड़ी ज़बरदस्त उन्होंने बात बताई कि आप अपनी मोबाइल की जो चार्जिंग करते हैं, जैसे मोबाइल चार्ज हो जाए तो उसके बाद सारी रात उसको चार्जर को ना लगा के रखें, उसको प्लग से बाहर निकाल लें, क्योंकि बाज़ औक़ात कुछ चार्जर ऐसे होते हैं जो सारी रात बिजली जो है वो लेते रहते हैं। तो बहरहाल अच्छा कंप्यूटर शुरू रहते हैं सारी रात, स्टैंड बाय मोड पर भी है तो शुरू तो है ना, तो उसको भी ऑफ कर दें। तो बहरहाल वाकई बात यह, और फिर उन्होंने आखिर में लिखा कि 6:30 से 10:30 ये पीक आवर्स हैं गर्मियों में और 6 से 10 सर्दियों में, जिसमें आप एसी, रेफ्रिजरेटर, इस्त्री हो गई और आपके माइक्रोवेव हो गए, ये 6:30 से 10:30 घर वालों का एक मशवरा कर लें कि जिसको भी जो इस तरह की चीज़ें करनी है तो इससे पहले कर लें या इसके बाद कर लें। मौसम भी अच्छा हो जाता है, ऐसी की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन ये आपके पीक आवर्स में अगर आप इस्तेमाल नहीं करते तो आपकी बिजली की बहुत अच्छी बचत होती है। पैसे बचें भाई, पैसे बचा के दीन के काम में खर्च कर लो ना। अगर आप कहते हैं, अच्छा कुछ लोग पता है क्या जवाब दे रहे होते हैं, मैं तो अफोर्ड कर सकता हूँ, तो मैं ऐसी चला, भाई आप अफोर्ड कर सकते हैं। अगर 10,000 रुपये आपका इलेक्ट्रिक का बिल कम आ जाए, 10,000 किसी गरीब आदमी को दे दो, किसी पाकिस्तानी की मदद कर दो। एनर्जी भी तो कंज्यूम कर रहे हैं, एनर्जी कंज्यूम कर रहे हैं आप, एनर्जी ज़ाया हो रही है, कर सकते हैं, लेकिन वो भी तो ज़ाया कर रहे हैं। वो नेमत है, वो एक अल्लाह की नेमत है। तो बहरहाल नाजरीन बहुत प्यारी प्यारी बातें हुई, वतन की एक शानदार खिदमत एक और दावत इस्लामी का डिपार्टमेंट कर रहा है और ऐसी अमेजिंग खिदमत हो रही है कि जिसकी शायद मिसाल पहले ना मिलती हो। दावत इस्लामी ने पिछले 2-3 साल ही हुए हैं FGRF शुरू किया और मुझे याद है कि वो 2019 का रजब का महीना था कि जब
कोविड आया और जिसने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया, और उस वक्त आप समझ सकते हैं कि किसी भी मजहबी ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो फंड रेजिंग टाइम होता है, मगर कमाल की शख्सियत है हमारे पीरो मुर्शिद अमीर अहले सुन्नत। उन्होंने दर्द उम्मत का शानदार ऐलान किया कि दावत इस्लामी की खैर है, अल्लाह सरकार अलैहिस्सलाम की दुखियारी उम्मत की खिदमत की जाए, और FGRF के नुमाइंदगान पूरे पाकिस्तान बल्कि दुनिया के कई मुल्कों में वो निकले, लोगों तक राशन पहुँचाया, जो घर में बैठे थे उनका नाश्ता पहुँचाया। और नाजरीन 1 करोड़ से ज़्यादा आशिकान रसूल तक पका हुआ खाना, राशन और ये चीज़ें पहुँचाई गई। फिर उसके बाद आपको याद होगा कि जब कोविड का वक्त था, बार बार TV पर, अखबार में, सोशल मीडिया पर एक बात ऐलान होती थी कि जनाब अस्पताल के करीब मत जाना, वहाँ वायरस बहुत तेज़ी से फैलता है। कुर्बान जाइए अमीर अहले सुन्नत पर। वो आपने देखा कि बेचारे थैलेसीमिया के मरीज़ बच्चे, उनको ब्लड नहीं मिलेगा तो वो कहाँ जाएंगे। लोगों ने अमीर अहले सुन्नत की पुकार पर लब्बैक कहा। इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान किसी सिंगल NGO ने आज तक ऐसा नहीं किया होगा कि 50,000 से ज़्यादा खून की बोतलें वो दे चुके हैं, और कंटिन्यू अमल जारी है। और फिर उसके बाद जब भी डिज़ास्टर आता है, चाहे वो सैलाब हो, चाहे वो ज़लज़ला हो, चाहे वो कोई और तक आफत हो, तो FGRF के नुमाइंदगान पाकिस्तानी यूँ समझिएगा अपने अहले वतन के लिए जिस तरह आगे बढ़कर काम करते हैं, तो ये भी कितनी बड़ी वतन की खिदमत है कि दुखियारे पाकिस्तानियों की मदद की जाए। यकीनन दावत इस्लामी सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं, दुनिया भर के आशिकान रसूल की तहरीक है, बल्कि दुनिया के कई मुल्कों में ये इमदादी काम जारी रहता है। मगर आज हमारे साथ FGRF के यूँ समझिए डिज़ास्टर के हेड मौजूद हैं। शफात भाई, आपने कई बार इनको सोशल मीडिया पर, दीगर चीज़ों पे देखा होगा, मैदान में रहते हैं, टीम के साथ उतर जाते हैं, कभी पानी में नज़र आते हैं, कभी कीचड़ में नज़र आते हैं, कभी खाना बांट रहे होते हैं। अल्लाह इनको जज़ाए खैर दे। अभी ताज़ा माशाल्लाह मक्के मदीने से होकर आए, और मुझे याद है कि ये आते ही शायद दूसरे तीसरे दिन बलूचिस्तान चले गए। तो ये जज्बा है ना कि बंदा कारोबार वगैरह से इतने टाइम बाद बाहर से आए, लेकिन फिर ये फ़ौरन चले गए। शफात भाई, क्या कहेंगे, क्या हाल है बलूचिस्तान में इस वक्त? सिर्फ बलूचिस्तान में नहीं बल्कि अब तो कई शहरों में तबाही फैल गई। अब तो पूरे पाकिस्तान में ही सैलाब ने एक तबाही मचा दी है। और आज की अगर आपसे बात करूं तो आज भी पंजाब से भी कुछ ऐसी खबरें आई हैं कि पानी बहुत ज़्यादा वहाँ पर भी आ गया, और हमारे अल्हम्दुलिल्लाह वॉलंटियर्स वहाँ पहुँच गए। और इंटीरियर सिंध का हाल भी अब बेहतर नहीं है। और बलूचिस्तान में इस वक्त एक बड़ा और रेला है जो अभी सिब्बी से गुजरने वाला है थोड़ा से में, और अभी जो पुल टूट रहे हैं, रोडें टूट रही हैं। देखिए सिब्बी के करीब कुछ इलाका है, वहाँ पर हमने अभी फ़िलहाल वॉलंटियर्स को जाने को फ़िलहाल रोका भी है, क्योंकि पुल से ऊपर पानी गुजर रहा है। अल्लाह अकबर। तो लाज़मी बात है जो हमें, मेरी गुजारिश भी यही है, देखिए सैलाब की वीडियोज़ भी आप देख रहे हैं कि हमारे जितने भी कारकुनान हैं, जिम्मेदारान हैं, उनको आपने ये कहना है वो अपनी हिफाजत का भी ख्याल रखें। ज़ाहिर है खुद सेट रहेंगे तो दूसरे तक पहुँचा सकेंगे। और बदकिस्मती से हो ये रहा है कि बारिश रुक नहीं रही है। बारिश रुक जाए तो इमदादी काम और तेजी से हो जाए, क्योंकि थोड़े दिनों बाद एक और जिसको कहते हैं वो पूरा स्पेल आ जाता है और बारिश की कैफियत है। तो आप इस वक्त क्या प्लान रखते हैं, आगे क्या प्लान है आप? तो इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान से ही लोग वॉलंटियर भी अपनी खिदमत पेश कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह डोनेशन भी दे रहे हैं। लेकिन स्पेशली कराची वालों को मैं बहुत सल्यूट करता हूँ कि जिस अंदाज से इन्होंने इस वक्त बलूचिस्तान वालों की मदद की है ना, जवाब नहीं है इनका कि माशाल्लाह इन्होंने ट्रक भर के अल्हम्दुलिल्लाह बलूचिस्तान पहुँचाए हैं, FGRF के हवाले किए हैं कि अब आप लोग इसको डिस्ट्रीब्यूट करें। और बहुत अच्छे अंदाज से हमारी अहले वतन का एतमाद है आप पर कि भाई इनको रकम दी है या इनको सामान दिया है तो ये पहुँचेगा। और वाकई ये कमाल है कि NGOs का बहुत बड़ा खर्चा मैनेजमेंट कॉस्ट पर लग जाता है। चैरिटी को अगर आप पैसे दे करोड़ रुपए, लाख रुपए, तो वो शायद बाज़-औक़ात 60-70% आगे पहुँचता है, बाकी उनकी मैनेजमेंट कॉस्ट होती है। मुझे पता है शफात भाई ऐलान करते हैं, अमीर अहले सुन्नत जब ऐलान कर देते तो हज़ारों सैकड़ों इस्लामी भाई फ्री ऑफ चार्ज अपनी जेब से पहुँच जाते हैं, बस में किराया देकर, और काम कर रहे होते हैं। तो माशाअल्लाह नाज़रीन, ये चंद बातें हैं, वतन की खिदमत हम कर सकते हैं अगर चाहे। ये वतन हमारा है, कहता है ये वतन तुम्हारा है, तुम पास माँ इसका ख्याल रखिए। ये बहुत बड़ी नेमत है। पूछिए उनसे कि वो ऐसे वतन में रहते हैं कि जहाँ बहुत सारी चीज़ों की आज़ादी नहीं है। हम बहुत लकी हैं, हमें पाकिस्तान मिला है, तो पाकिस्तान पर फ़ख्र कीजिए, पाकिस्तान से मोहब्बत कीजिए, पाकिस्तान की खिदमत कीजिए। अपने हिस्से का चिराग जलाना है। ये ना सोचें बाकी सब ठीक होंगे फिर मैं ठीक होऊंगा, मैं ठीक हो जाऊं, मुझे कब्र में तो अकेले जाना है ना, तो जवाब दे सकूंगा। और इंशाअल्लाह मगर एक एक करके इंडिविजुअली ठीक होने लग जाएंगे तो ये वतन बेहतरीन होता चला जाएगा। दावत इस्लामी आपकी है, इज्तिमात में आते रहें, मदनी काफ़िलों में सफ़र करें, मदनी चैनल देखें। अहले वतन की खिदमत किसी भी अंदाज से करना चाहते हैं, आप हमसे रब्ता करें, मिलकर अपने वतन की खिदमत करेंगे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। या खुदा पाक वतन की तू हिफाजत फरमा, मरहबा पाक वतन पाकिस्तान।